ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखना था, तो आज आगे चलते हैं। तो इसके अंदर ना हमारे पास फॉर्मूला होते हैं और फंक्शन होते हैं। आज हम फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे, कल हम फंक्शन को सीखेंगे। तो फॉर्मूला की मदद से हम इसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर देखेंगे, हम किन किन तरीकों से इसके अंदर काम कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सेल के अंदर ना हमारे पास ये ऑपरेटर होते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल या कंपैरिजन ऑपरेटर, टेक्स्ट कंकैटिनेशन ऑपरेटर और रेफरेंस ऑपरेटर। अगर आप इसे कभी किसी ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सी क्लास या सी लैंग्वेज या जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर भी इसी तरह के जो ऑपरेटर जावा कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। अब अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करें, तो ये हमारे पास बेसिक ऑपरेटर हैं जो कि हम प्राइमरी क्लास से करते आ रहे हैं। प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लाई, डिवीजन, परसेंटेज, एक्सपोनेंट, ये हमारे पास ऑपरेटर है। तो ये आपको बताइए, जमा करने के लिए माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, परसेंटेज और एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर है कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, तो उसके लिए ये साइन लगेगा। अच्छा, परसेंटेज के लिए तो परसेंटेज के साइन, डिवीजन के लिए हम ये वाला बैक स्लैश, फिर मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस, तो ये इसके साथ में साइन की यूज है। अच्छा, जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं तो इसकी कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं कि पहले वो मल्टीप्लाई करेगा, जमा करेगा, तफरीक करेगा, क्या करेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है पेमडास, शायद आप लोग से सब बहुत सारे लोगों को पता होगा, पता है? नहीं पता? ये मैथ के अंदर यूज होता है। इसमें क्या होता है कि पेमडास, PEMDAS, पेमडास बहुत फेमस रूल है। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास एक ही, अगर आप मैथ करते हैं ना, तो मैथ के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई भी है, जमा भी है, तकसीम भी है, परसेंटेज भी है, आपने उसकी पावर भी निकालनी है। अब वहां पे क्वेश्चन ये पता लगा कि पहले जमा करूं माइनस करूं क्या करूं, तो ये रूल वहां पे अप्लाई होता है, ये पेमडास। तो अब सबसे पहले जो प्रेफरेंसेस होती है मैथ के अंदर भी, वो होती है हमारे पास पैरेंथेसिस, यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे अच्छे वर्ड पेमडास P इक्वल टू पैरेंथेसिस और E इक्वल टू एक्सपोनेंट पहला लॉग छोड़ दे भाई, इग्नोर करना, पैरेंथेसिस, फिर M आएगा, नाम से पता चल रहा है, मल्टीप्लाई, और B से क्या बनेगा,
एडिशन और एस से बनेगा सब्ट्रैक्ट। ये हो गया पेंडास। अच्छा, कुछ जगहों में आपको इसी का नाम मिलेगा बोर्ड मास। सेम यही चीज है। पी का मतलब है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब है एक्सपोनेंट ऑर्डर, डी का मतलब फिर क्या आ गया डिवीजन, और उसके बाद एम का मतलब आ गया मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह ए का मतलब आ गया एडिशन और एस का मतलब आ गया सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इन दोनों में जो पहले काम करेगा वो एम काम करेगा। अगर हम गूगल के ऊपर भी जाए तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, क्रोम के ऊपर चलते हैं। बोर्ड मास यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया ब्रैकेट्स ऑर्डर पावर एंड रूट, जो को रूट लिया जाता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। और इसी तरह अगर मैं लिखूं पेंडास तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ पैरेंथेसिस एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास रूल होता है जिसकी वजह से हम काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले तो भाई फॉर्मूला कैसे लगेगा, हमने यहाँ पे लिखा कि 1, अभी वैसे लिख लेते तो चलो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। मैंने लिखा और यहाँ पे टोटल हम निकाल लेंगे, तो टोटल निकालूंगा कि 25 जमा 15। तो अगर इंटर करूंगा तो ये कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वजह क्या है, आपने इसके अंदर जब भी फॉर्मूला लिखना है, फंक्शन लिखना है, कोई भी स्टेटमेंट लिखी है जिसको आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, उससे पहले आपने इक्वल टू का साइन लगा देना है। जब इक्वल टू का साइन डल गया तो अब आपके सॉफ्टवेयर को पता चल गया कि आप कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जो आपने यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया। अब अगर यहाँ मैं इंटर करूंगा कि मेरे पास मल्टीप्लाई या डिवीजन या ऐड हो गया, तो अभी हमने सिंपल ये किया कि हमने डिवीजन डाल दिया। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे -12 करते हैं, अब जवाब क्या आएगा हमारे पास 28। अच्छा, अगर हम माइनस यहाँ पे डाल देते हैं तो पहले एडिशन होना था या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट हमेशा सबसे लास्ट पे, सेकंड लास्ट पे हमारे पास होता है एडिशन, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फिर पैरेंथेसिस सॉरी एक्सपोनेंट एंड फिर फर्स्ट नंबर पे ब्रैकेट। अगर मैं यहाँ पे करूँ कि ऐसे आपने करना है 25 -15 जमा, अब जो आप यहाँ आना देखा 22, तो क्या यही जवाब बन रहा है? अगर हम रूल की बात करें, मैथ के रूल की बात करें, उसने क्या किया, उसने 25 में से 15 को माइनस कर दिया, ऐसे ही किया ना, पीछे 10 रह गया और 10 को उसने 12 में जमा कर दिया। लेकिन अगर हम उसको और मतलब बता दें और ज्यादा डिटेल में बता दें कि भाई पहले आप इन दोनों के ऊपर काम करो, बाकी काम बात करें,
अब क्या जवाब आना चाहिए? माइनस। क्या हुआ कि पैरेंथेसिस में हमने बता दिया कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब ये पहले इनको मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद आपको जवाब निकाल देंगे। क्लियर हो गया? तो जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहले आपने इक्वल टू का साइन लगाना है। अब अगर सेल्स के अंदर डाटा है तो फिर कैसे करेंगे आप? उसके लिए हम यहाँ पे कुछ मेरे पास होगी फाइल्स ऑटोमेटिक अपडेट। हमारे पास एक ग्रॉसरी शॉपिंग भी है, इसके अंदर एप्पल्स है, क्वांटिटी है, प्राइस पर यूनिट है और कीमत निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एप्पल्स की कीमत आएगी, यहाँ पे जो भी फ्रूट होगा और यहाँ पे टोटल बिल आ जाएगा। तो अगर हमने इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे रहेंगे। अब यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, सेल सेलेक्ट कर लिया आपने, इक्वल टू का साइन डालेंगे और सबसे पहले हम लिखेंगे 4, ये लिखेंगे ना, और जमा मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 2.5 और एंटर। तो यही जवाब बनता है। लेकिन ये तरीका भी गलत है हमारा। अगर कल को यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, 4 की जगह 5 आ गया, तो अब क्या हम दोबारा आगे कैलकुलेट करेंगे? अब यहाँ पे मुझे मैन्युअली आना पड़ेगा, मैन्युअली वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, तब जाके अपडेट होगा। तो ये गलत काम है, हमने ये नहीं करना। हमने क्या करना है, अब हर यहाँ पे जो सेल है इसका एक एड्रेस है, हम एड्रेस को बताएंगे कि भाई आपने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट करना है, क्या करना है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे इक्वल टू का साइन। अब इस एड्रेस का अगर हम नाम देंगे तो ये बी है और ये 4 है, इसका एड्रेस बनेगा B4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे B4। अब देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा प्लस मल्टीप्लाई ऐड करूंगा और अब इसका एड्रेस लिखें C4। अच्छा, अब बजाय इसके कि मैं अकेले का नाम लिखूं, पहले इसको देखूं फिर इसको देखूं, आप डायरेक्ट उस सेल के ऊपर क्लिक करें तब ये काम हो जाएगा। हमने डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक किया और अब हमने यहाँ पे इंटर कर दिया, पेज हो गया। अब फायदा क्या है कि कल को अगर पर यूनिट प्राइस इंक्रीज होगी, 5 हो गया, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अपडेट हो जाएगी। अब ये आपको अलग अलग अपडेट करने की जरूरत है। बंदे ने यूनिट ज्यादा ले लिए, उसने 15 ले लिए, खुद बहुत अपडेट। तो हम इसको दोबारा से 4 कर लेते और इसको हम कर देते 2.5। मेरे पास ये जवाब आएगा। अच्छा, अब इसको भी कैलकुलेट करना है, सेम तरीका हम अप्लाई करेंगे। इक्वल टू क्लिक किया, मल्टीप्लाई क्लिक किया, ये हो गया। अब इन दोनों को हमने जमा करके टोटल निकालना है, तो दोबारा इक्वल टू क्लिक किया, प्लस क्लिक किया, तो ये हमारा टोटल निकाल। अच्छा, अब यहाँ पे एक और काम भी हो सकता है। हम यहाँ पे ना कुछ और चीजें ऐड करते हैं, मैंगो और क्या ऐड करें, बनाना तो ऑलरेडी है, पीच, आपका कौन सा फ्रूट है? वाटरमेलन। अच्छा, अब मैंने किया कि मैंगो हमारे पास किलो चढ़ के 3, ऑरेंज 1.5 दर्जन, पीच किलो के हिसाब से दे दीजिए, 17 पूरा हो गया। ग्रेप्स
ये केजी में मिलता है तो चलो हम कर लेते हैं कि 0.5 ये कर लिया। अच्छा केजी लिखना है, पर यूनिट लिखना है, दर्जन लिखना है, ये बात की बात है, ये आपको बताऊंगा कैसे। ये हमने लिख लिया। अब मैंगो है जी हमारे पास, ये 3 दर्जन के हिसाब से लिए, किलो केजी के हिसाब से जो भी आप समझ लो। हमने इसकी कीमत या एक सिंगल मैंगो की कीमत हमने रख दी यहाँ पे अभी लगी 120 रुपए। ऑरेंज दर्जन के हिसाब से हमने रख दिया जी, अच्छा पर यूनिट प्राइस लिख दिया 60 रुपए रख तकरीबन इतने का मिलता है। पीज आपने रख दिया जी तकरीबन 5 रुपए का। ग्रेप्स हमने यूनिट के हिसाब से नहीं लगाए, इसको हमने कर दिया कि 250 और इसी तरह। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे करूँगा, ये भी गलत कर दिया। अब यहाँ पे तो सिर्फ अभी 9 आइटम है। अच्छा 9 आइटम है तो क्या करूँगा कि अकेले अकेले को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर 9 की जगह 9000 आइटम होगी तो फिर क्या करेंगे? तो क्या अकेले अकेले को ऐसे कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू, हम तो बस दिहाड़ी लगे नहीं जाते, ये किया मल्टीप्लाई किया, ये किया, फिर एक तरह का नीचे आ गया। तो ये काम नहीं अब हमने करना, हमने क्या करना है, हमने एक सेल के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर लिया, आप इसको पकड़ के नीचे खींच लो, सब घबराता है काम आसान। ये पूरा खुद ही सारा कुछ कैलकुलेट कर लेगा। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, अब अगर मैं यहाँ पे देखो हो गया ना B5, इसने इसका एड्रेस ले लिया, फिर मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं इसने इसका एड्रेस, अच्छा ये भी नुकसानदेह है। अभी अभी के लिए फायदामंद आ रहा है, लेकिन कुछ केसेस में ये नुकसानदेह है, वो आपको मैं कल बताऊंगा कि कहां पे नुकसान है। अभी आप इसको समझे लेके चले ठीक है, लेकिन कुछ सूरतों में हम इसका यूज नहीं करेंगे। हमने दूसरी और बहुत सारी कंडीशन इसके ऊपर लगाना होगी, कहीं पे कीमत दी होगी, हमने सिर्फ उसी कीमत को लिखना होगा, तो वहां पे भी फार्मूला इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो सिंपल क्लिक करके खींच, तो क्या सकते हैं कि 70 to 80% हम ऐसे यूज कर लेंगे, लेकिन 20-30% हम एक और मेथड है उसको भी यूज करेंगे। मेथड सेम ही है लेकिन थोड़ा सा उसकी लॉजिक चेंज हो जाएगी। अब आप देखें कि हमने पहले क्या किया, एक मैनुअली लिखा, फिर हमने क्या किया सेल का एड्रेस लिया, फिर हमने क्या किया कि एक फील्ड एक सेल के अंदर अपना फार्मूला या जो भी हमारी कैलकुलेशन जो हमने की, उसके बाद उसको पकड़ के कीजिए, तब खींचो भी ना, इतनी तकलीफ भी ना करो, डबल क्लिक करो, तभी ये कोई बात अप्लाई हो जाएगा। जहां तक आपका डाटा है इंटेलिजेंस को यूज करता है। अगर यहाँ पे इसने गलत कर दिया तो यहाँ पे इसने इसको भी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यहाँ पे तो हमें देखना है कि हमें क्या चला, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। अब हम दोबारा वही काम करेंगे, इक्वल टू क्लिक किया प्लस, इसका कल तरीका बताऊंगा कि इससे भी इजी तरीका क्या है, फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस और तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट। अच्छा अगर मुझे टोटल कॉस्ट यही में निकालनी हो, मैं ये भी कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, मैं ये कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा, अभी हम इसको दे देते हैं, तो मुझे इन दोनों की कॉस्ट निकालनी है, तो क्या हम कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? अगर इक्वल टू साइन, अब क्या करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, क्लिक किया मल्टीप्लाई किसके साथ, इसी के साथ होगा। अब ये भी दोनों मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन बीच में हम प्लस का साइन डालेंगे, तो भाई इन दोनों का जो जवाब है उसको प्लस करना है इन दोनों के जवाब के साथ। तो मैंने दोबारा ये ऐड किया, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने ये ऐड किया, हमने जो भी कर दिया, तो जवाब वही आता है 17। समझ आया ये? देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले क्या किया था,
यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे निकालिए इक्वल टू लिखा और मैंने किया इस सेल को सिलेक्ट मल्टीप्लाई ये सेल एंटर। अच्छा कीमत आ गई। अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये 0 0 डाल देगा। उसने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पहले ऐड करूँगा तो मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, ये कैलकुलेट कर दिया क्योंकि फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब एक अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जवाब क्या आना चाहिए? 17 जाना चाहिए, 17.2। चलिए इक्वल टू कर ही देते हैं। इक्वल टू मैंने ये लिख दिया प्लस ये लिख दिया और 17। अब यहाँ मतलब समझो मैंने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने जमा कर दिया। यहाँ पे मैंने फार्मूला इकट्ठा कर दिया था। मैंने क्या किया, मुझे पता है दोनों को आपस में ज़रूर करना है, तो मैंने इसको सेट किया, मल्टीप्लाई किया, दोबारा इक्वल टू इसको सेलेक्ट करिए और मल्टीप्लाई इसको सेलेक्ट किया। अब ये जब दोनों जमा हो जाएंगे तो इसको प्लस किसके साथ करना है, जो अगला जवाब आएगा। अगला कौन सा, ये वाला मल्टीप्लाई बाय ये वाला और एंटर। तो सेम वही जो होगा, तो मैंने ये सेम काम एक ही जगह पे किया। क्लियर हो गया ये? इस तरह से ये फॉर्मूला आपका काम करता है। ये था हमारे पास ग्रॉसरी शॉपिंग में। आगे आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है एम्प्लॉय सैलरी। अभी छोटे छोटे हमारे पास है, आगे चलते ये डाटा बड़ा होता जाएगा। ये इसलिए इस तरह से लेके चला कि आपको जब मैं आपको एक सैलरी शीट पूरी दूंगा उसके अंदर आपको बहुत सारी आइटम दे दूंगा, तो वहां पे फिर आपको कंफ्यूज नहीं होगा। जब आपने ये स्टेप बाय स्टेप लेके चले होगे तो वो चीजें आपकी एकदम पक्की हो जाएगी, फिर कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे हमने कहना जी एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट कर दिया। एक एम्प्लॉय चलो उसकी सैलरी है 50,000, टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया 5,000। अच्छा कंपनी ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दे दिया 2,000। अब यहाँ पे मुझे बताइए इसकी कैलकुलेशन क्या होगा, इक्वल टू यही है ना 50,000। अब प्लस ये प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा क्योंकि गवर्नमेंट को हमने देना है जी, तो ये हो जाएगा माइनस। ये अलाउंस हमें कंपनी ने दिया, ये प्लस होगा प्लस हो तो ये हम प्लस और इसको किया सिलेक्ट और कर दिया एंटर। तो ये हमारे पास जवाब आएगा। इसमें पास तो अच्छा सर एक गलती हो गई माइनस प्लस प्लस और हमारे पास आ गया। क्लियर हो गया? मतलब 50 में से 5 निकला 45 हो गया, 2 ऐड हो गए 47 हो गया। तो जब कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये चीजें आएंगी वहां में भी कैलकुलेशन ऐसे है। अभी तो ये एक सैलरी है ना एक बंदे की, तो अगर मैं आपको ये बोल दिया इसको निकाल दो, ये निकाल दिया, मैंने बोला भाई इसका आप लगा लीजिए 1.5% या अभी के लिए 1%, मतलब टोटल सैलरी का 1%। अब आपके ऊपर जो टैक्स पड़ता है जब आप मार्केट में जाते हो खाना खाते हो रेस्टोरेंट में होता है तो 15% या 18% के हिसाब से टैक्स पे करते हैं। तो वहां पर ये तो नहीं होता कि भाई 5,000 की सैलरी अगर हमने शॉपिंग की है 10,000 की तो ऊपर 5,000 हमने टैक्स दे देना, नहीं, जितना हमने बाय किया उसके परसेंटेज का। अब ये हमने सिंपल लिख दिया था, लेकिन अब मैंने परसेंटेज के हिसाब से ये काम किया। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालिए, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? आप सब मैथ पढ़ते हैं, इक्वल टू कितने परसेंट निकालना है, 1% मल्टीप्लाई
1, ये जवाब आ गया। लेकिन परसेंटेज निकालनी है, तो अब इसको हम करेंगे तकसीम 100 के साथ। कितना आ गया, समझ आ गई? दोबारा सुनिए, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी है। जितनी आपकी वैल्यू होगी उसको सबसे पहले आपने इंटर करना है जी, इक्वल टू, ये इसके ऊपर मुझे परसेंटेज निकालनी है। मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब कितने परसेंट निकालना है? अब की बार हम निकालेंगे इसके ऊपर 18%। अब मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 18 में। और तकसीम किससे करूंगा? 100। ये 100 किसका है? परसेंटेज। और मैंने कर दिया 9। अच्छा, अब देखिए होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे ना जरा दिखाता हूं। अगर मैं लिखूं 18 का 100 में से, 100 में से अगर मैं 18% लगाऊं तो इसका जवाब 18% ही आएगा। मतलब 100 है तो 100 में से 18 तो 18% ही आएगा ना, ऐसे ही होता है जी। अब अगर मुझे इसको, अगर मैं इसको 100 के साथ डिवाइड कर दूं, फिर जवाब क्या आएगा? इक्वल डिवाइडेड बाय, हम शुरू में जब पहली दूसरी क्लास में होते थे हम करते थे 0 इसके साथ किया, इसके साथ किया। अच्छा, एक अलग शब्द है, पता नहीं आप लोगों को मैथ कैसे किया कि नहीं किया, लेकिन हमारे साथ तो ऐसे पढ़ाते थे भाई, टाइटल पढ़ाओ तो 0 इसके साथ 0 इसके साथ अगर एक लग गया इशारा, जिसको आप डेसिमल कहते हैं। अब मैंने एंटर किया तो मेरे पास आएगा 0.18। अब अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा ये जो 0 है ना, इसका मैं लिखूंगा 1, उसके आगे जितने हिस्से हैं उनका मैं 000 लिखूंगा। लेकिन लिखते तो हमेशा 2 ही, क्योंकि 100 है। 100 सेंचुरी जो फीसद होता है हमेशा 100 से निकलता है। परसेंटेज आपने बोला कि हमारे कितने परसेंटेज, 100 में से कितने परसेंट मार्क्स आए? 50। कैसे निकले? सारे सब्जेक्ट्स का हमने मल्टीप्लाई किया, टोटल के साथ डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो आपका परसेंटेज ऐसे निकलती है। तो अब यहां पे भी वही एक चीज हो रही है। अब देखिए, मैं यहां पे क्या कर रहा था, मैं इसको डिलीट करता हूं। मैं यहां पे क्या कर रहा था, मैंने 18% लिखा था, मैंने बोला 18% 18% इसको बोला। अगर मैं यहां पे 100 की जगह मैं लिख दूं इक्वल टू, ये लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया। मैं पहले 18 कर रहा था, ऐसे कर रहा था ना। अब अगर मैं यहां पे मेरा 0.18 लिख दूं तो भी जवाब ये है 9। क्यों? देखो यार, पहले मैंने डायरेक्ट 18 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने डिवाइड किया 100 के साथ। अब 100 का जो जवाब आया उसने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब मैंने डायरेक्ट, मुझे पता नहीं जवाब क्या आएगा, 0.18 ये जवाब आया जी। तो मैंने डायरेक्ट वो वैल्यू लिखी। देखिए, अब अगर मुझे इक्वल टू, मुझे 23% निकालना है हिसाब से, तो मैं क्या करूंगा? 23 डिवाइडेड बाय, ये आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको क्लिक करके, यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज का ये निशान है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा ना, 23% हो गया, तो दो को दिया सॉफ्टवेयर इसको 23% करती है। अच्छा, ऐसे नहीं करना, आपने लिखा जी 23 और अब आप इसको बोलो जी अच्छा ये और फीसद का साथ में निशान लगा दो, ये कुछ और ही बन जाएगा। परसेंटेज हमेशा 0 से लेके 0.1 2 3 4 5 ऐसे तक कर दीजिए। मतलब 0.99 अगर मैं कर दूं, अब क्या होगा? 99। और अगर मैं 1 कर दूं, अब क्या होगा? 100%। समझ आ रहा है इसके कोई ना जी। और ये बेसिक फार्मूला है, ये हमारा
मैंने आपको फार्मूला नहीं करवाने, यहाँ पे बैठ के होता है, नाम क्या होता है, हमने ये सोच है ये फार्मूला आपने किए हैं, लेकिन अगर नहीं करवाए तो ये फिर टीचर्स के ऊपर है, वो आपको नहीं करवाते या उन्होंने करवाए होंगे, आपने तो नहीं किया होगा। तो अब दोबारा हमने इसके ऊपर जब टेक्स्ट निकालना है तो अभी वैसे लिख देते हैं 9 और हमारे पास ये करवा जाएगा। जब चलते हैं, अब है हमारे पास फ्यूल कंजप्शन। एक डिस्टेंस है, हमने यहाँ से मुल्तान या लीबिया का जाना है, फैसलाबाद उसका 600 किलोमीटर का फासला है मिसाल के तौर पे। अच्छा, गाड़ी हमारे पास मेहरान टाइम का वो लेती है जी 15 किलोमीटर पर किलोमीटर, 15 मतलब 1 लीटर 15 की नहीं 15 किलोमीटर 1 और फ्यूल प्राइस है इस वक्त तकरीबन 252 या 253 के आसपास। ठीक है, तो हमारी फैसलाबाद से मुल्तान जाने तक ये टोटल प्राइस आएगी वो क्या है ये निकालना है। अब दिमाग लगाओ क्या करें, जो सो रहे हैं उनको जगा देना, जो आपके आसपास सो रहे हैं ना उनको जगा देना। हाँ, सबसे पहले तो हम ये डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस है और ये हमारे पास है फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब 1 लीटर में 15 किलोमीटर। तो अगर हम 600 को डिवाइड कर दे 15 में, 600 डिवाइडेड बाय 15, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा ना कि कितना वो कॉस्ट है, 1 लीटर आ गया हम लोग, तो टोटल आगे जी कितना वो किलोमीटर करेगा, कितना तेल लगेगा, मेरा मतलब है कि कितने लीटर तेल लगेगा, और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी की तेल 1 लीटर की कीमत, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय divided by 15 मल्टीप्लाई बाय 253 तकरीबन ये पेट्रोल लगेगा। अच्छा, ये कैलकुलेट कैसे हुआ था अभी, मैंने बोला 600 किलोमीटर है हमारे पास, 600 किलोमीटर है और 1 लीटर में हमारे पास जो सफर होता है वो 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो टोटल हमारे पास ये 40 लीटर पेट्रोल लगेगा। हमारे पास टोटल पेट्रोल निकल आया। अब इस टोटल पेट्रोल को हम मल्टीप्लाई करेंगे 253 से, ये समझ आ गया क्या आपने फ्यूल हमने क्या। अगर हम इसके ऊपर लगा दें कि टैक्स भी गवर्नमेंट ने लेना है, फलाना रास्ते में भूख लगी, गोलगप्पे खा लिए, बर्गर खा लिया, ये खा लिया, नहीं बने खा लिया, वो अलग चीज है, मसाला का जो है मसाला के रूप में, तो फिर वो भी इसके अंदर ऐड है। नेक्स्ट आ जाए, अब इसमें आपने सारा कुछ करके बताना है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट निकालना वैसे तो निकला ही हुआ है, तो इसको मैं खत्म कर देता हूँ, टाइम मैसेज आने देते हैं। अब बताएंगे आप, हमने बैंक से ना गाड़ी ली, क्रश का लिया है, वो तकरीबन आया 5 लाख का, ठीक है। अब उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने या उस बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया, मतलब तकरीबन उसने बोला जी 13% रेट के ऊपर अपने पैसे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, और टोटल टाइम पीरियड है 2 साल। अब जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे या वो अपने हिसाब से बैंक कार्ड करेगा, वो कैसे करेगा देखिए। टोटल हमारे पास जो हमने कर्जा लिया वो तकरीबन था 5 लाख,
और जो टाइम पीरियड है वो है 200। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या किया, 13 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये 13 क्या है, परसेंट। अब तकसीम किससे करेंगे, 100। तो जहां पे भी 100 आ जाए तो पल्ले बांधनी बात, इसको तकसीम करना ही करना 100, लेकिन बशर्त है कि अगर ये हो जाए 0.13, क्या आप तकसीम करना पड़ेगा, आप नहीं करना, क्योंकि हमें ऑलरेडी तकसीम करके ये जवाब निकाला। हमेशा याद रखना, जब भी 13 ऐसे लिखा है और इसके साथ लिखा है ना परसेंटेज, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 0.13 और इसके साथ अगर परसेंटेज डला होगा तो इसका मतलब है 13%। और अगर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 0.13 तो आपने समझ आना है कि भाई ऑलरेडी जो इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट करके दिया हुआ है, अब मुझे तकसीम करने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे क्लिक करके ना जनरल कर दूंगा। तो ये हमेशा आपने ध्यान रखना है जब आप कैलकुलेट, वैसे पता चल जाता है जैसे जैसे आप आगे करते हैं ना पता चल जाता है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमने लिखा है ये मल्टीप्लाई ये, फिर मल्टीप्लाई ये वाला डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये जवाब आ जाएगा तकरीबन कितना प्लस बन रहा है हमारा 1,30,000 बैंक को बैंक। तो अगर आप यहाँ पे देखिए ये लिखा इसको इंटरेस्ट सिंपल, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और भी हमारे पास कई तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो प्रिंसिपल या आप कह लीजिए जो लोन के अमाउंट है इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद टाइम ऑफ पीरियड या टाइम, तो ये हमारे पास होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, इसे नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं। अब यहाँ पे ना हमारे पास एक मार्कशीट है, सबसे पहले तो इसको जरा फॉर्मेट कर लेते हैं, मैंने सब कुछ लड़ किया, ये मैंने कुछ जानबूझ के फॉर्मेटिंग नहीं की ताकि आपके सामने करूँ आपको पता चल जाए। तो ऑल बॉर्डर्स सबको सेलेक्ट किया, मर्ज सेंटर इसको सेलेक्ट किया, येलो कलर कर लिया, इन सबको सेलेक्ट किया, कोई एक कलर कर लो, ये वाला कर लिया। अब बाकी ठीक है जी, स्टेटस कोड है तो ये फॉर्मेटिंग सिंपल सी कर ली, तो इसका बॉर्डर कर दिया और साइज बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा सम टाइम हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसे करके डाटा छुपा हुआ है, अच्छा जब छुपा हुआ आएगा तो फिर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये शो हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा अगर आप यहाँ ऊपर आओ तो यहाँ पे लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका टेक्स्ट रैप हो जाएगा, लेकिन ये कॉलम की जो विड्थ है ये बढ़ेगी। अगर मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ अब देखिए तो ये डबल हो गया, डबल रो में चला गया हमारा टेक्स्ट, रो का साइज इंक्रीज कर दिया, टेक्स्ट हमारा डबल रो में चला गया, कॉलम की विड्थ उसने बढ़ाई, रैप टेक्स्ट का मतलब ये। और अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो तुरंत में ये साइज बढ़ेगा, लेकिन आप या तो लाइन पे सिंगल रहे और कॉलम का साइज ये दे तो फिर दूसरा यही टेक्स्ट का साइज कम करेंगे जी। अच्छा इसके लिए अगर आप ये जो आपको बटन नजर आ रहा है, अगर आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा हुआ है श्रिंक टू फिट, अगर आप इसको चेक लगाओगे ओके कर दोगे तो आपका टेक्स्ट खुद ब खुद ही वो आपको खुद एडजस्ट करेगा, भाई कितना मुझे इसको स्मॉल करना है वो खुद ही एडजस्ट करेगा। क्लियर हो गया? तो ये अगर कभी इस तरह का मसला आ जाए तो आप इन तीन चीजों को यूज कर सकते हो, या तो डबल क्लिक कर लो, अगर आपको लगा अच्छा ये आप बोलोगे यार यही ठीक है मुझे क्या जरूरत पड़ी है, देखिए जब आप प्रिंट करोगे ना प्रिंट, तो प्रिंट के अंदर मुमकिन है कि आपका सब डाटा पूरी शीट के अंदर ना आए, तो फिर वहां पे हमें अपने सेल्स को संभाल करना पड़ता है, वहां पे या तो फिर हम रैप टेक्स्ट कर लेते
तभी नीचे तो जितना मर्जी आ जाए मसला नहीं है। असल मसला तो बिट्स का है ना, बिट्स तो पेपर की होती उतनी ही है। अब 2 पेज पे निकले 3 पेज पे निकल नीचे तो कोई मसला नहीं है, साइडों का मसला। साइडें अगर कटेंगी तो कोई मसला नहीं। तो फिर वहां पे हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो अभी के लिए हम इसको यही कर लेते हैं, काफी हमारे जगह मैं कंट्रोल पी करके आपको दिखाऊं घूमती जगह ये देखिए ना। अभी यहाँ पे स्टेटस तक आ है। अब इसके आगे अगर 5-6 बार जोड़ हुए तो वो पेपर साइड से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा। तो फिर वहां में हमें वही जो मेथड है वो यूज करना पड़ेगा कि हम इनका साइज थोड़ा कम करें। अच्छा यहाँ पे हमने निकालना चाहिए मार्क्स का, तो बड़ा सिंपल है, इक्वल टू इसके ऊपर क्लिक किया प्लस 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 और अब क्या करेंगे, सिंपल इसके खींच ऊपर कर नीचे लाए। डबल क्लिक किया, सब के ऊपर ये फार्मूला। अब हमने परसेंटेज निकालनी है, तो अब बताना परसेंटेज कैसे निकलेगी, इक्वल टू टोटल मार्क्स कितने हैं 210 बर्थडे और 300 डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100। ये गलत काम हो गया। इक्वल टू डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय ये 70। अब इसी को हम सारे में अप्लाई करते हैं, तो ये ज्यादा 30% के ऊपर रह गया तो फेल हो गया, ये भी फेल ही है। अच्छा अब यहाँ पे ये डेसिमल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो यहाँ से हम डेसिमल वगैरह को कम भी कर सकते हैं, डिक्रीज करते हैं इंक्रीज करते हैं, ऐसा सेलेक्ट कर लो, डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज कर लो, दो काफी है, सब कुछ सेलेक्ट कर लो तुम। और यहाँ ये काफी इधर से एक्सटेंड हो गए डेसिमल और इधर से कम, ये इतना कम। अच्छा पास और फेल का स्टेटस बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस आप ऐसे कर लो। मैंने लिखा जी पास पास, ये भी पास, ये भी पास, फेल, ये भी पास हो गया, पास कर दो, इसको भी पास कर दो, फेल कर दो। तो दो लोग यहाँ पे फेल हो गए, कौन कौन है, बिलाल कुरैशी और तो वे मुंडे फेल हो गए। तो ये हमें परसेंटेज स्टूडेंट के हिसाब से परसेंटेज निकालना। बाकी ये ऑटोमेटिकली कैसे निकलेगी या बाद में निकलेगी, हम मुंगे लगे साथ देंगे या फिर तो अब नेक्स्ट लेवल ये समझ आ गई ना, बंदे की ना मार्कशीट। अच्छा अब अगली हमारे पास जो है एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गई, इसमें भी जहां बोल के ऐसे रखा मल्टी जल्दी से हम कर लेते हैं इसको भी फॉर्मेटिंग सिलेक्ट किया मर्ज एंड सेंटर और ये पूरा लगा दो, होने लगा दो या ग्रीन लगा दो, गवर्नमेंट का तो ग्रीन लगा दो। तो ये साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया तो काफी सस्ती। अच्छा ये अगर कस्टमर आईडी नेम यूनिट यूज, अच्छा ये इसमें ना भी कुछ काम हम मैनुअल करेंगे, बाकी ऑटोमेट इसको हम बाद में करेंगे, हम अच्छे से बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। अभी इसमें वो हम कर रहे काम जो हमने भी सीखा। अच्छा अब क्या है कि यहाँ पे मैंने वो टैरिफ लिखा हुआ है कि जो बंदा 100 यूनिट्स या 100 से नीचे 15 रुपए को पर यूनिट पड़ेगा, उसके बाद 101 से लेकर 200 तक 18 रुपए बिजली इतनी सस्ती नहीं है, और इसी तरह 201 से 300 तक 25, और ये
ठीक है, मतलब 300 तो ज्यादा होगा तो 30 रुपये का यूनिट पड़ेगा। अच्छा मीटर की प्राइस भी यहाँ पे रख दी। अच्छा यहाँ पे एक चीज तो नहीं थी मैंने, कौन सी बता, टैक्स टीवी फीस जो कि मस्जिद को भी देनी पड़ती है 35, ये सबको देनी पड़ती है, चाहे वो मस्जिद है चाहे मदरसा है, ये टीवी चलते हैं। अब तो वैसे चलता है मस्जिदों में, लगाइए एलसीडी, मतलब अपनी चीजों को दिखाने के लिए अक्सर जगहों पर देखने लगी हुई है। अच्छा अब है कि जो टैक्स दे रहे हैं इसके ऊपर वो 15% टोटल यूनिट्स भी। तो जरा देख लो सारा कुछ, समझ आ गया सारा कुछ। ये दो चीजें तो फिक्स है और ये हमारे पास टैक्स के ऊपर थोड़ा सा बोला पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने लिखा कि यूनिट यूज, ये आ गया जी रेट, ये आ गया जी यूनिट बिल, फिक्स चार्जेस, और इसके बाद आएगा जी इधर लगा दो टीवी फी, जो कि है 35 फिक्स होती है जी। तो ये बाकी ये भी हम समझ करते हैं। अब ये कैसे लिखते हैं, इक्वल टू क्लिक किया मल्टीप्लाई बाय, इस वाले सेल को क्लिक करके दिखाया और डबल क्लिक कर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने दिमाग ना पाने के लिए, अदरवाइज लिखने पड़ता। अच्छा यूनिट प्राइस होगी फिक्स, ये भी होगा फिक्स। अब निकालना है जी, क्या निकालना है, और टैक्स किसके ऊपर उसने बोला हुआ है, 15%। किसके ऊपर, यूनिट पर। तो इसके ऊपर निकालेंगे ना। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखनी है कि उसने लिखा हुआ है टोटल यूनिट बिल, उसने ये नहीं लिखा टोटल बिल, मतलब उसने ये नहीं लिखा कि टोटल इसके भी चार्जेस पहले ऐड करो, इसको भी ऐड करो, उसके ऊपर 15% नहीं, उसने बोला जो आपके यूनिट चले उसके ऊपर, इनके ऊपर टैक्स नहीं देना। ये ना करना कि इसको भी जमा किया, इसको भी जमा किया, इसको भी जमा किया, सब के ऊपर 15% लगा दिया, भाई ये भी तो टैक्स ही दे रहे हैं, इनके ऊपर फिर 15% और देंगे। तो ये जरा स्टेटमेंट को लाजमी कोड से समझना, स्टेटमेंट क्या है। अब इसके ऊपर निकालना है कि हमने टैक्स, तो क्या करेंगे, इक्वल टू, अब बताएं क्या करें, इसको सिलेक्ट करें यूनिट पे आप इसके साथ 15 15 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया हमारे पास। अब आएगा टोटल बिल इक्वल टू, टोटल बिल में क्या क्या आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ये तो हमारे वो बिल है ना जो हमारे यूनिट हमने चलाए, ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से जगह टैक्स देना है, ये भी जगह टैक्स ही है। अब हमारा टोटल बिल बनेगा, तो टोटल बिल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लिक किया, प्लस क्या, फिक्स प्लस एक हो रहा है, और अब कर देते हैं। तो ये तकरीबन हमारा बना 1700, 500 रुपये तो टैक्स दे देना। अब ये हमारे पास आ गया, तो ये बेचारे का लगता काफी मिलता है, ये ऊपर में 85 8,000 ये 11,000, ये 11,000। तो ये फायदा कौन रहा है, 1900 वाला, 1200। अच्छा अभी हमें ये तलाश करना मुश्किल हो गई क्योंकि फायदेमंद होना ये हम कल देखेंगे, क्योंकि फायदेमंद कैसे निकालना है, नुकसान देना कैसे निकालना है। क्लियर हो गया ये। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, स्कूल बस फीस कलेक्शन। ये एग्जांपल इसलिए करवाने की वजह ये है कि भाई आपको पता चले कि रियल लाइफ में भी यही चीजें आएंगी, वरना वो जो प्लस माइनस करवा दिया वो काफी है। एग्जांपल्स करवाने का मकसद ये है कि
आपको पता हो कि भाई अगर इस तरह का सिनेरियो आ जाए तो कैसे घबराना नहीं है, हो जाएगा, कुछ भी नहीं, सारा कुछ जितना भी जहां पे भी ये चीजें यूज होती है ना, सारा कुछ बेसिक मैथ। अब यहाँ पे क्या कि स्टूडेंट आईडी आ गया, तो स्टूडेंट का नाम आ गया, फिर आ गया कि जोन ए, मतलब जोन ए आ गया जी, ये शहर वाला इलाका आ गया, जोन बी आ गया जी, ये इधर वाला इलाका आ गया, जोन सी वो सारा इधर वाला इलाका आ गया, मतलब जोन बना दिए मिसाल। अब जहां जहां पे जाना है ये उसके किलोमीटर डिस्टेंस, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है। अब रेट पर किलोमीटर जो देना पड़ेगा वो है 10। अच्छा, अब बस वालों ने फिक्स प्राइस रखी है, कोई बंदा 10 दिन आए ना, असीले तो सीटें रिजर्व करके बैठे हैं, उसका एक फिक्स प्राइस रख दी 1000 रुपये, तो बंदा एक दिन भी ना जाए वो तो देना पड़ेगा 1000 रुपये। अब यहाँ पे आएगी टोटल फी, फिर उसके बाद डिस्काउंट भी चलो मिल गया थोड़ा बहुत, फिर आएगा फाइनल बिल पे। अब टोटल फी निकालनी है तो कैसे निकालें? 5 is equal 5 multiply 10 बताएं कितना कुछ कर दिया, हम तो बताएं इक्वल बता लेते हैं आगे। 5 5 टू बताएं ना, सेल का नाम, सेल सेल अब क्या D3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? यानी के साथ E3 अब बट बस आगे प्लस बताइए अब सब यक जो होगा बताएं, मुझे पता चले। प्लस प्लस सारे कितने, माइनस वाले हो जीरो पर प्लस होगा जी यार, देखिए ना ये तो आपस में जरूर हो जाएगा ना, जी ये तो फिक्स अमाउंट देनी है, कैलकुलेशन तो हमने इसके साथ करनी है ना, मतलब 5 किलोमीटर जाने तो 10 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट तो हम मल्टीप्लाई तो ये करेंगे, ये तो देने इसको तो जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है, सिंपल प्लस हो और मैंने कर दिया। ये टोटल आ गया जी मेरे पास विदाउट डिस्काउंट। अब यहाँ पे टोटल फी जो हमने पे कर दिया वो कैसे आएगी, जो पे करनी है बस टोटल फी टोटल फी माइनस ये टोटल फी और थोड़ा सा माइंड लेते हैं, ये हमारे पास एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है, तो इसमें क्या है, हॉस्पिटल बिलिंग शीट है, तो इसमें भी हम जरा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हॉस्पिटल को ब्राउन ही होते हैं, रेड बता होते हैं, और कलर इसका वाइट व्हाइट। इसका कलर हम ब्लू कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले जी रूम कितने दिनों के लिए लिया, रूम का रेट क्या है, मेडिसिन चार्जेस क्या है, लैब चार्जेस क्या है, टोटल बिफोर टैक्स, फिर टैक्स 10% ऐड कर दिया, फिर रेंट। अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, तो इक्वल टू, अभी ये बहुत इजी है, देखिए बहुत इजी है। अगर मैं इसमें और भी चीज ऐड कर दूं जी, मेडिसिन के ऊपर भी 5% टैक्स दिया, लैब चार्जेस के ऊपर भी 2% दिया, फ्लांजेस के ऊपर 3% दिया, अब उनका टैक्स अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी तो बहुत सिंपल लेके चलते, तो जब आप किसी प्रैक्टिकल जगह पे जाते हैं ना, वहां पे भी हर चीज के ऊपर टैक्स, वैसे तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर वो उन्होंने सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट वो सारा कैलकुलेट करके देते हैं, लेकिन लॉजिक तो पीछे आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये चीज आती होगी तो आप अपना सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर बना सकते हैं।
इतना पावरफुल टूल है माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा अब क्या है इक्वल टू 2 सी करेंगे सी ये नहीं प्लस करेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई ये कर दिया मैंने। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे प्लस प्लस ये टोटल प्राइस निकल के आ गई। अब 10% टैक्स निकालना है 10% टैक्स लगेगा तो इक्वल टू किसके ऊपर जी जी के ऊपर टोटल किसके ऊपर जी जी और मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.1 तो एक एक काम बाद तो ये वाला 650 अब टोटल निकलेगा इक्वल टू तो हमने प्लस किया प्लस जी प्लस एच तो ये टोटल बिल बन गया बोल साथ में ठीक हो गया तो ये था जी हमारे पास आगे चलिए चले चले चलते हैं सर प्रैक्टिस कर लें इसके ऊपर अगर टाइम मिला तो फिर आगे कुछ और फंक्शन है हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है आपने एक मार्कशीट बनानी है एक आप ये बनाएंगे बिगिन शीट एक आप ये फेस सिलेक्शन वाली बनाएंगे वैल्यूज आप अपने हिसाब से देंगे सिर्फ एक एक वैल्यू को शो कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कितनी वैल्यू आएगी। इसको जरा मिनिमाइज कर देते हैं इसको भी मिनिमाइज कर दो